नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने एग्ज़ाम का गुरु चैनल में। और जैसा कि हम लोग बिहार टीचर के लिए पढ़ाई के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हमने एससीईआरटी 5 और एससीईआरटी 6 के 2 बुक ख़त्म कर दिए हैं और आज तीसरे जो बुक की बारी है वो है हमारा इतिहास से संबंधित हमारा अतीत। हमारा अतीत ये इतिहास से संबंधित है और इसमें समझेंगे हम कि ये क्या है। ये इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इतिहास क्या होता है? अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। इसमें आपको इतिहास क्या बताया है कि इतिहास हमको जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे हमको एक अतीत की जानकारी होती है। अतीत में जो भी हमने कोई अगर कमी की है कि इसमें सुधार करना है तो इन अतीत से ही हम अपने समाज को समझ सकते हैं। ठीक, इसलिए इतिहास जानना ज़रूरी होती है। इसमें कुल मिला के आपको जितने भी चैप्टर हैं 1 2 3 4 उसके बारे में कालक्रम के हिसाब से आपको बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, और हम समाज में रहते हैं। ठीक, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और आगे देखिए इसमें लिखा है मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया। एक कालक्रम इस चैप्टर में एक कालक्रम बताया गया है। किस किस तरीके से मनुष्य ने अपना जीवन यापन शुरू किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन खाया, ना गुफाओं में निकला, यात्रा किया, जनपद राज्यों साम्राज्यों का निर्माण हुआ, कानून बनाए, किस तरीके से इतिहास का कालक्रम चला है। ये हमारे अतीत के बारे में बताया गया है, हमारे अतीत के विषय में बताया गया है। इसमें कुछ खास नहीं है। आपका जो इम्पोर्टेंट वो आपका यहाँ से है भाग 2 है आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर है। इसमें सोनी है, सोनी अपनी सहेली से पूछ रही है कि टेलीविज़न देख रही है और पूछ रही है, टेलीविज़न दिखाया जा रहा है कि मानव धरती पर 1000 सालों से रह रहा है। तो सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली कितने वर्षों पहले हुआ, यह कैसे कोई जान सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो एक प्रकार से कल्पना की गई है। आगे देखिए, तब यहाँ उस प्रश्न का देखिए उत्तर मिलेगा आपको कि अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन। कितनी किसका? जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी तिथि के क्रम के अनुसार अध्ययन करना, विश्लेषण करना ही इतिहास है, क्रम से। ठीक, और सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं इतिहास में। कौन कौन से? एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। ठीक, किंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कभी भी बाधा नहीं बनता है। ठीक, देखिए भारत में जो प्राचीन काल माना जाती है उसकी आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया है। मतलब 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। ठीक, इसमें क्या था देखिए, इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। ठीक, क्योंकि इतिहास देखिए क्या होता है, जब हम हमारे सामने कोई साक्ष्य आएगा उस साक्ष्य के बारे में हम जानेंगे समझेंगे तभी तो हम आगे उसका बात करेंगे। लेकिन जो हमारा पूर्व ऐतिहासिक काल है इसमें कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध ही नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास शुरू हुआ। 6ठी शताब्दी जो आप पढ़ते हैं महाजनपद का उत्कर्ष काल, 6ठी शताब्दी में असंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। और फिर क्या हुआ? फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और यह छोटे छोटे राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। ठीक, आगे क्या हुआ? 8वीं शताब्दी के मध्य तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास शुरू हुआ। देखिए कहते हैं ना कि किसी चीज़ का शुरुआत अगर होता है तो किसी चीज़ का अंत होता है, फिर इसी का शुरुआत होता है, फिर इसी का अंत होता है। यह आपकी साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक, इसी में आप पढ़ेंगे देखिए, आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्राप्त हुआ। 8वीं शताब्दी मतलब आधुनिक काल जिसे हम बोलते हैं 1757 के आसपास, 56-57 के आसपास वहाँ शुरू हुआ। पश्चिमी देशों के साथ हमारे
नए विचार, नई प्रशासनिक व्यवहार भारत लाई गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, इसमें हमने विशेष प्रगति की थी। दुर्भाग्य ये रहा हम लोगों का कि यह नई प्रशासनिक व्यवस्था हमको विदेशों द्वारा मिली थी, जिसने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त कर लिया, और इस व्यवस्था को उन्होंने उपनिवेशवाद कहा हमने। ठीक, इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत देखिए एक शब्द आया उपनिवेशवाद। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक शोषण करता है। ठीक, ये होता है उपनिवेशवाद। ठीक, और इसके खिलाफ स्वाभाविक सी बात है भाई कि आपके आर्थिक धन का शोधन करेंगे तो एक न एक समय चिंगारी फूटेगी। तो भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जागृत हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुए। सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित रहे अधिकतर आंदोलन। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। ठीक, इस संविधान के द्वारा जनता को अपने अधिकार मिले। तो देखिए एक कालक्रम बताया गया है इसमें, किस तरीके से मानव ने इस धरा पर अपना पैर रखा और धीमे धीमे किस तरीके से उसने कालक्रम के माध्यम से किस तरीके से विकास किया, आज हम लोग किस स्थिति में हैं। ठीक, देखिए एक इसमें ये बात आई है कि पांडुलिपि क्या होती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण इनको हम पांडुलिपि कहते हैं। किससे? हाथ से। और हाथ से तो हालांकि हर किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये महत्वपूर्ण है। किस पर? ताड़ के जो पत्र होते हैं और जो भोज के पत्र होते हैं, उनके माध्यम से जो है ये पांडुलिपि लिखी जाती थी। पटना का जो खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। जो संग्रहालय है ठीक पटना में, वहाँ इस तरीके के देखिए सब पांडुलिपि हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ताड़पत्र पर, ये देखिए अभिलेख हैं ये। इस तरीके से ये हमारे जो है पांडुलिपि हैं। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर, पत्थर या धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित होती हैं। ठीक, तो ये हो गया अभिलेख। पांडुलिपि समझे आप, अभिलेख समझे। ठीक, आगे देखिए इसमें देखिए आगे हमारे अतीत में हम बात कर रहे हैं, अतीत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर, ईंट बनी इमारत, अवशेष, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, सिक्के, ये सब हम लोगों को मिले हैं। ठीक, ये कहाँ मिले हैं? ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इन अवशेषों को ज़मीन की खुदाई में प्राप्त करके हमको प्राप्त किया जाता है। और जो ये खुदाई करते हैं पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है वो इसी संबंधित होता है। आगे देखिए इन से हमें क्या जानकारी मिलती है, किस प्रकार के अनाज पाए जाते हैं, कपड़े कैसे पहनते थे, अतीत में लोगों के पास खाने के लिए क्या क्या थे। ठीक, इस तरीके से देखिए एक फैक्ट है। डॉक्टर स्पिनर ने पटना के कुम्हार नाम स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले वहाँ से। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े ठीक प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता का प्रकाश पड़ता है। ये कहाँ है? पटना। पटना में खुदाई की, वहाँ क्या मिला? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का हमको वहाँ पे निशान मिला। ठीक, सिक्के क्या होते हैं? सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। न्यूमिस्टिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण के समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो समय का निर्धारण के लिए विधियाँ अपनाई जाती है। इसमें एक विधि है रेडियो कार्बन विधि। C14 के माध्यम से हम जो बहुत प्राचीन वस्तुएं होती हैं उनके एज का पता करते हैं कि कितनी पुरानी रही होंगी। इसे बोलते हैं रेडियो कार्बन विधि। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। ठीक है, और जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होता है तब यह जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में ये रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। और जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कार्बन 14 नहीं लेता। ठीक,
यद्यपि यह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है और भौतिक शास्त्री इसी कार्बन-14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु का निर्धारण करते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वो कार्बन-14 होता है पहली चीज़। और चूँकि हम लोग वायुमंडल से कार्बन लेते हैं, कार्बन की मात्रा जब लेते हैं तो बढ़ती है, ठीक, लेकिन मरने पर क्या होती है, मरने पर ये हम घटती जाती है। तो ये कितनी घट जा रही है उसी की मात्रा का पता लगाकर वो जैव की आयु का निर्धारण करते हैं। ठीक ठीक है। एक और चीज़ देखिए, ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है। मतलब ये मान लिया गया है कि जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए उस दिन को हम जीरो वर्ष मतलब जीरो से एक काउंटडाउन शुरू होगा, और उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे हम अंग्रेजी में BC लिखा देखते हैं। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का तिथि, और हिंदी में इसे हम ईसा पूर्व लिखते हैं, ठीक, बिफोर क्राइस्ट को। और इसी प्रकार जब हम शुरुआत करेंगे उनके जन्म के वर्ष से, तब हम लिखेंगे AD, एनो डेमनी। मतलब कि अगर कहीं आपने 2009 या 2020 लिखा है तो इसका तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009वें वर्ष की बात हो रही है। और अगर यहीं अगर 2009 ईसा पूर्व अगर लिखा हो जाएगा तो ईसा पूर्व ईसा मसीह के पुराने 2009 साल पहले की बात हो रही है, और ईस्वी लिखा होगा तो आगे की बात हो रही है। समझ गए ना? आगे चलते हैं। देखिए, तिथि का निर्धारण को इस ग्राफ से समझा सकता है, ये कोई मतलब नहीं है, समझिए, जो मैंने आपको समझा दिया वो बहुत है। आगे देखिए, भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, एक उत्तर का मैदान, एक दक्षिण का पठार, ठीक, और एक आपका है सुदूर दक्षिण के मैदान, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश। ठीक, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें क्या है, जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, हुमायूं, सिक्किम, मतलब प्रकार से हिमालय के क्षेत्र। ठीक, उत्तर का मैदान में क्या है, जो उपजाऊ भूमि है, पैदावार की प्रसिद्ध है। ठीक, गंगा यमुना का सहायक नदी, ठीक, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है ये। तीसरा क्या है, दक्षिण के पठार के अंतर्गत नर्मदा एवं ताप्ती जिसमें नदी बहती हैं। इस भाग में विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण से भारत को पृथक करती हैं। ठीक, उत्तर भारत को दक्षिण से अलग करती हैं। कौन करती हैं? ये आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक, आगे क्या है, सुदूर दक्षिण मैदान का उपजाऊ डेल्टा वाला प्रदेश है। ठीक, तो इस तरीके से भारत में जो है भौगोलिक अगर पृष्ठभूमि देखें तो हमने इनको प्रायः 4 भागों में बांट दिया है। ठीक, आगे चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करती है। ठीक, और लेकिन इन पर्वतों में अनेक रास्ते हैं, जैसे खैबर, बोलन, गोमल दर्रा। ठीक, इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान और ईरान से बना था। कौन कौन से दर्रे थे? एक खैबर था, बोलन था, गोमल था। ठीक, इस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मिल गई ना कि मेहरगढ़ कहाँ है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ये। इसमें क्या है कि लगभग 6000 ईसा पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। मतलब कृषि करना मेहरगढ़ में सर्वप्रथम शुरू किया गया। ठीक, ओके, आगे देखिए, भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। ठीक, सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी मिल जाती है लगभग 4700 मतलब 2500 ईसा पूर्व। देखो ईसा पूर्व लिखा है ना, इसका मतलब ईसा मसीह के 2500 साल पहले की बात हो रही है यहाँ। पहले इन्हीं नदियों के आगे जो है नगरी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, अब देखिए, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर में आप देखिए गारो, खासी, जयंती, मिश्मी और नागा पहाड़ियाँ हैं। ठीक, इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ आदिवासी और मानव समूह की पहचान की गई। ठीक है, विंध्य के दक्षिण में, विंध्य कहाँ है, मध्य भारत में है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्तर पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। ये क्या है, महापाषाणी संस्कृति क्या है? इसमें जो लोग मर जाते थे मृतक,
उनको दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, इसलिए उन्हें महापाषाण कहा गया। ठीक ठीक है, आगे देखिए। उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चोपानी मांडू ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता है। देखिए, अगर प्रश्न पूछ ले कि सबसे पहले चावल या धान के साँचे कहाँ प्राप्त हुए, तो या तो कोल्डिहवा होगा या चोपानी मांडू होगा। कहाँ है ये? उत्तर भारत में है। ठीक, उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मगध बिहार में है ना, मगध बिहार में था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र क्या है? मगध। और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, जो लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों से जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय करते थे, जो समाज था वो इस तरीके से कार्य करता था। और शिक्षा के लिए धार्मिक गुरु हमेशा भ्रमण करते रहते। चाणक्य का आप नाम सुना होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, तो वो भ्रमण ही करने निकले थे और उसी दरमियान उनकी दृष्टि आपके चाणक्य पर पड़ी। ठीक ठीक, तो जो धार्मिक गुरु थे उनका राजा के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था प्राचीन काल में। हमारे देश का नाम हमारे क्या है? इंडिया है और भारत है। देखिए, एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसके इंग्लिश में नाम अलग है और हिंदी में नाम अलग है। सोचिए आप, कितनी मतलब गजब की स्थिति है। ठीक, और ये सिर्फ कारण रहा है किसका वजह से? ये सिर्फ कारण रहा है अंग्रेज़ों की वजह से। देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस का मतलब होता है, जिस संस्कृत में कहते हैं सिंधु। ठीक, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? इंडोस कहा। ठीक, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी उसको उन्होंने इंडिया कह दिया। किसने कहा? यूनानियों ने। तो इंडिया या इंडस अगर शब्द आए, किसने कहा? तो यूनानियों ने, मतलब कि ईरानियों ने कहा। ठीक, ऐसे आगे देखिए, फारसी में यही शब्द हिंद और हिंदुस्तान नाम बना। फारसी में उन्होंने कहा क्या? हिंद और हिंदुस्तान। तो इस तरह हमारी उत्पत्ति हुई भारत की। अच्छा, एक दूसरा मान्यता क्या है कि इस देश का नाम भारत जो है, भरत नामक मानव समूह के नाम, मतलब भरत एक जाति थी उस समय, भरत समूह थे, भरत समूह के नेता थे, उस भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा। इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो इस तरीके से दो सोर्स मिलते हैं कि आपका भारत का नाम क्या है। ठीक, देखिए, ये आपका चैप्टर दूसरा खत्म हो गया। अब इसमें देखिए, आप देखेंगे तो मनुष्य या पेड़ पौधों किस विधि से? कार्बन 14 से। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? विंध्य करता है। चावल का प्राचीन सच कहाँ है? कोल्डिया में। तो अगर आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब प्रश्न यही पूछता है, प्रश्न कहीं और से नहीं आएगा, प्रश्न यहीं से आएगा, बस कुछ घुमा कर देखिए। खांसी क्या है? खांसी क्या है? खांसी जनजाति है। मगध क्या था? आपने सुना कि प्रथम साम्राज्य था। चौपानी मांडू क्या था? चौपानी मांडू अनाज का यहाँ प्रमाण मिला है, कोल्डिया चौपानी मांडू में। महापाषाण संस्कृति क्या थी? दक्षिण भारत में थी। क्या थी? जब कोई व्यक्ति मर जाता था, इसके चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर के सिले लग जाते थे, तो ये महापाषाण। तो जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको बस पढ़िए, बाकी आप प्रश्न करने का प्रयास कीजिए, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। बस ध्यान से पढ़िए। देखिए, तीसरा चैप्टर आपका है प्रारंभिक समाज। क्या है? प्रारंभिक समाज। ठीक, इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या चीज़, इसमें ये बताया है कि मनुष्य जिस तरह से आज रहता है, क्या आप परिचित हैं? ठीक, पहले कैसे रहते थे और दुनिया भर में उसमें क्या होता था, खेती होती थी कि नहीं होती थी, गांव कहाँ थे, शहर कहाँ थे, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है। ठीक, इसमें देखिए आगे, यहाँ तो कुछ खास नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए, पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियाँ एवं उनमें निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है, वह हमारे इन सोर्स को जानने में सहायक है कि किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, देखिए, आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, झारखंड में आदिवासी लोग रहते हैं आज भी, जिसका संबंध हमारे जो प्राचीन भारत के समाज में थे,
क्योंकि उस समय भी जो मानव था वो क्या करता था, वो संग्राहक और शिकार का कार्य करता था। तो इस प्रकार से कंपेयर किया गया है। ठीक, आगे देखिए, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं के बने चित्र और जानवरों और लोगों को हड्डियाँ, ये गुफा, ये सब भीमबेटका, बुरनी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर, इन स्थलों के उदाहरण हैं कि व्यक्ति कहाँ रहता था, मानव कहाँ रहते थे। तो मानव जो पुरातत्ववेत्ताओं को जो जानकारी मिली है उसमें लिखा हुआ है कि पत्थर के औजार, गुफाओं, घर, बने चित्र और जानवरों और लोगों की हड्डियाँ, इन सब के माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि वो लोग गुफा में ही वो रहते थे। जैसे कि एक भीमबेटका जगह है मध्य प्रदेश के रायसेन में, वहाँ आप देखते होंगे गुफा में चित्रकारी की गई है। इसका मतलब गुफा में बैठे रहते होंगे, खाली खाली बैठे हैं, चित्रकारी शुरू कर दिए। बुरनी, पंचमढ़ी एमपी में, भेड़ाघाट, महेश्वर, ये सब स्थल हैं जो कि नदियों और झीलों के किनारे पाए। देखिए, एक बात आपने सोचा कि नदी के किनारे ये लोग क्यों रहते थे, हैं? नदी किनारे, भाई जहाँ जल की उपलब्धता है वहाँ रह रहे हैं लोग। जल, पानी और भोजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है हर एक व्यक्ति को। तो जहाँ इनको अपने अनुकूल स्थिति मिली, क्योंकि नदी का पानी पीते थे, संग्रह मतलब कि आखेटक शिकार करके भोजन ग्रहण करते थे और उसी गुफा में रहते थे, तो उनके जीवन के अनुकूल वो जगह थी तो रहते थे। आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी, देखिए, जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड थे ये लोग, ऐसा जानकारी मिला है। जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश, इनका शिकार करते थे। नदियों में क्या करते थे, तालाबों में मछलियाँ पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करते थे। पेड़ों के फल तोड़ लाते थे, पौधों की मीठी जड़, कंदमूल, ये सब खाते थे। तो उस समय का जो आदि मानव था वो जिस तरीके से आप देखते होंगे, देखिए आप, ये कौन है, देखिए, वस्त्र का इजाद नहीं हुआ था। ठीक, आज सभ्य समाज हम लोगों ने बना लिया है, धीमे धीमे हम लोग विकास कर गए हैं। जंगलों में अपने आप उसे जंगली अनाज को काट लाते, जंगलों में जो अपने आप जो उगती कोई चीज़ उसको काट लाते, कंदमूल, मांस खाते। मांस उनका भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। देखिए, अनुमान है। ठीक, और दूसरा कारण क्या है कि जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले थे। तो भाई विकास नहीं हुआ था, छोटे छोटे औजार मारते थे, एक आध दो शेर, खरगोश, बकरी, कुत्ता मार लिए, उसी में भोजन कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि मांस उनका भोजन नहीं था, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इसके 2 कारण दिए गए हैं कि उनके पास जो औजार थे वो कमज़ोर थे, और दूसरी चीज़ देखिए, कहा ना 20-30 लोगों का झुंड था, अपना वहीं गुफा में रहते थे, चित्रकारी कर रहे हैं, माँ अपना लालन पालन पोषण कर रही है, ये लोग अपना औजार मार रहे हैं, आग का आविष्कार कर रहे हैं, जानवरों को पालतू कर लिए हैं, देखिए मांस काट रहा है। तो यही सब उनका जीवन था। ये नौकरी वोकरी का पेशा अब शुरू हो गया है, पैसे का। पहले हर चीज़ मतलब सिर्फ जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उसमें आदमी पूरी करता था। अब देखिए, आरंभिक मानव को पहचानने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे जिससे ठंडी में बच सकें। पेड़ों पत्तियों से छाल अपना शरीर ढक लेते थे, ठीक, सुंदर लगें। और क्या करते थे, वे लोग आग जलाना जान गए थे। ठीक, घरों में चूल्हे मिले उनके, उससे जानकारी मिलती है आपको कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी थे। पुरुष शिकार के लिए जाते थे, महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करते थे, और बच्चे अपना खेलते थे। चूँकि समूह में थे तो आपस में सब खेलते थे अपना। ठीक, बांट कर खाना, देखिए, आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था, इसलिए भोजन लोगों द्वारा समूह में इकट्ठा होकर खाया जाता था। ठीक, मिल बांट के। ठीक है, मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता, बहुत अधिक परिश्रम। ठीक, आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। वो क्या करते थे, घूमते फिरते रहते थे। उनका दायरा, उनका निवास चारों दिशाओं में होता था। वे कहीं भी छोटे समूह बांट कर जाते और एक निश्चित वजह होती थी उनकी इसके पीछे। खास क्षेत्र में फूल, पौधों, जानवरों की संख्या सीमित थी। इस तरीके से आगे चलेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए, एक प्राचीन मानव का सभ्य समाज कैसा था, किस तरीके से उसने अपनी एक यात्रा शुरू की जो आज तक चल ही रही है, उसके बारे में संक्षेप में बताया गया है। पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे वे लोग, अपनी यात्रा पैदल किया करते थे। भाई गाड़ी थी नहीं उस समय,
आरंभिक मानव के औजार कैसे थे? औजार, ठीक, उस समय लोहा, तांबा, धातु जैसे कोई उनको जानकारी थी ही नहीं क्या होता है। पत्थर से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, जानवरों के सींग और हड्डियों से ये जो है औजारों का निर्माण करते थे। ठीक, भाई पत्थर को क्या किए, घिस दिए, नुकीला बना दिए और बन गया औजार, इस टाइप के करते थे। ठीक, पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हाथ में लगा लिए, बन गया भाई ये कुल्हाड़ी। ठीक, तो पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग लोग शिकार के लिए किया करते थे। धातु का उस समय प्रचलन नहीं था। ठीक, धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये लोग ने धातु से ही परिचित हुए लोग। ठीक, आगे देखिए, चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। कहाँ जानकारी मिली आपको? भीमबेटका से आपको मिली जानकारी। ठीक, वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते और बांस की ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते। तो चित्रकारी इनका एक मतलब खेल टाइप का था। खाली समय में लोग चित्रकारी करते। देखिए चित्र भीमबेटका गुफाओं में पाया गया है। और ज़्यादा चित्र किसके हैं ज़्यादातर? भाई जिससे परिचित होंगे, बैल, गाय, भैंस, हिरण, कुछ ही बना दिए। आप समझिए, उसको समझना है। ठीक, पैशरा क्या है? पैशरा बिहार के मुंगेर जिले में एक स्थित जगह है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल पाए गए हैं और यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह हमें औजार मिले हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः आवास और निर्माण के स्थल जो पैसा थे, यहाँ उधर की जनजातियाँ या जातियों से इनका संपर्क था। ठीक, ये देखिए औजार बनाए ना पत्थरों के। ठीक, आगे देखिए, जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, मतलब जब मैंने बताया भी आपको, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए पुरातत्वविदों ने इसको पाषाण काल नाम दिया गया। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर से औजार, पत्थर से सारा कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। ठीक, आगे देखिए, धीमे धीमे औजार के तरीकों में बदलाव आया है। भाई एक ही औजार में उन्होंने कुछ संशोधन किए। जैसे हम लोग नया नया आविष्कार कर रहे हैं आज की डेट में, ऐसे ही उस समय का जितना दिमाग था उतना उस हिसाब से आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहा गया। ठीक, इस समय लोग क्या करते थे? शिकार और भोजन संग्रह। देखिए जो आरंभिक जो पूरा पाषाण काल था, इसमें अगर पूछ नहीं रहा है तो लोगों का जीवन कैसा था, तो वो लोग शिकार मतलब आँख अटैक करते थे और भोजन को संग्रह मतलब भोजन संग्रह करके अपना रखते थे। आँख का आविष्कार एवं स्थायी आवास इसी काल में शुरू हो गया था। किसमें? पूरा पाषाण काल में। पूछ लेगा, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और स्थायी आवास इसी समय शुरू हो गया था। ठीक, आगे आते हैं मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए। इसमें क्या हुआ? गेहूँ, जौ, महुआ जी सब क्षेत्रों में उगाने लगे ये लोग। शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक, अच्छे अच्छे औजार बनाए जाने लगे। तो इनमें जो है कुछ जो सुधार आया उसको मध्य पाषाण काल कहा गया। ठीक, उसके बाद पाषाण के जो अंतिम चरण है वो नवपाषाण युग है। इस युग में रहन सहन, कला, कौशल सब में बदलाव आया। ठीक, तो धीमे धीमे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके देखिए, ये सेकंड चैप्टर आपका हो गया। थर्ड, चौथा देखिए, चौथा है आपका कि प्रथम कृषक एवं पशुपालक। ठीक, इसमें देखिए आप आगे बढ़िए। खेती की शुरुआत। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता, इसका मतलब कृषि है। ठीक, सबसे पहले खेती किस शुरू की, अनुमान बताइए। तो आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले ईरान और इराक देश में लोगों ने पहले खेती शुरू करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ? ईरान और इराक। ठीक, और ये खेती समूह में किया थी। ठीक, उसके बाद समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थीं, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने सारे इकट्ठा करने का काम महिलाएं ही किया करती थीं। क्योंकि मानव तो इंसान तो भाई मनुष्य कहते हैं, पुरुष वर्ग शिकार ही करता था भोजन देने के लिए। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो और नई जगह पर जहां वह गए हैं उन लोगों ने सारे जंगल फसल नहीं मिल पा रही थी, जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए। मतलब ये कह रहा है ये कि आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधा उगाने में किया। किसने? महिलाओं ने। क्या किया कि भाई नई जगह पर जाते जहां वह गए उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी, जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में वो बीज लेके आए और जमीन में डाल दिया और नियमित पानी दिया तो कुछ महीनों में ये फल बन गया। ठीक, जैसे आप ही समझिए,
आपको अगर आम अच्छा लगता है तो आप आम का पेड़ बोना चाहेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो आप आम अपने यहाँ लगाना चाहेंगे। इसी तरीके से इन लोगों ने धीमे धीमे कार्य शुरू किया और इस तरीके से कृषि की खेती शुरू की। ठीक, देखिए आगे यहाँ लिखा है, चूँकि फसल तैयार होने में 4-5 महीने लगते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते। ठीक, स्थायी रूप से एक जगह रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने, झोंपड़ियाँ छप्पर बनाना शुरू कर दिया, अनाज के भंडार शुरू कर दिए, मिट्टी के बर्तन, मतलब कुल मिला के 5-6 महीने अगर आपको ये रहने हैं तो कुछ ना कुछ तो क्रियाकलाप करना होगा। तो इसी से धीमे धीमे मानव की सभ्यता का विकास हुआ और शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष से संभव हो पाए। ये किसी एक दिन में नहीं हुआ और धीमे धीमे मानव ने जानवर पालना शुरू कर दिया। भाई जिस समय खेती शुरू हुई, पशुपालन भी शुरू हुआ और पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ता ने ही पहले किया। ठीक है, क्या करते, शुरू में जब वे लोग जानवरों को शिकार करते तो पशुओं के बच्चे भी हाथ ले जाते, उसे पकड़ लाते। ठीक, ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त कर सकें। इस तरह बकरी, भेड़, मेमने, बछड़े। तो धीमे धीमे उन लोगों को ये समझ आया कि इनको पालना, अच्छा उसमें से कुछ जब बड़े हो जाएं तो उनसे दूध लेना, तो ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध करा सके और वो हिंसक भी ना और नुकसान भी न पहुँचाएँ। इसलिए मानव ने सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, आगे देखिए, पशुओं को पालने से हमने बताया जो लाभ मिलने लगे उनको। ठीक है ना, आगे देखिए, नवपाषाण मानव जो जीवन का विकास है वो समय है जिसमें मानव ने पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। देखिए कब, नवपाषाण में। ठीक, तो नव जो पाषाण है आपका, नवपाषाण, इसमें क्या हुआ, इसमें वो जैसे शिकार करता था और संग्रह करता था, लेकिन अब उसका बदलाव हो गया, वो अब पशु को पालने लगा और खाद्य का उत्पादक बन गया, मतलब फसल उगाने लगा। ठीक, ये धीमे धीमे बदलाव आ रहे हैं। ठीक, फिर इसमें क्या बदलाव आया, गांव बसने लगे, भाई एक जगह रहने लगे, पशु का पालन शुरू कर दिए, फसल उगाने लगे, तो एक सामाजिक संगठन का विकास हो गया इनका। ठीक, पत्थर के औजार छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार बनने लगे, चमकदार होने लगे। धीमे धीमे उसमें भी बदलाव हुआ। नवपाषाणिक कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। मुंगेर, बिहार का देखो, बिहार का मुंगेर, चिराद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र नवपाषाण कालीन हैं। तो नवपाषाण कालीन अगर इसका पूछ ले तो बिहार का मुंगेर और चिराद ये हैं। ये मध्य पाषाण कालीन नहीं है, ये नवपाषाण काल है। देखिए टर्म पर आप ध्यान दीजिए, टर्म पर ध्यान देंगे आप से गलती होगी ही नहीं, आप समझिए। ठीक, अब देखिए एक तालिका दी गई है, इस तालिका में देख क्या है कि गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी महगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। चावल, जानवर की हड्डियाँ कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चावल आपका मेहरगढ़ से ही मिला था। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, ठीक है, आगे बढ़िए। तो देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ है। ठीक, सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशुपालने के साथ मिला है सबसे पहला। ठीक, और यहाँ 3 स्तर पर नवपाषाण काल का है, 3 स्तर पर। यहाँ क्या है और क्या है, मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। ठीक, ये मेहरगढ़ हो गया। ऐसे ही चिरान बिहार में है, यह बिहार के छपरा जिला में है। यहाँ से भी 3 स्तर मिले हैं, 3 स्तर। यहाँ पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियाँ और सींग। देखिए जो चिरान आपका हड्डियाँ और सींग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और उसके बाद देखिए इसमें क्या है खास, यहाँ के घर गोल होते थे, कहाँ के, चिरांद के। ठीक, और यहाँ एक चूल्हे, एक समूह मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग से बने हुए हैं। ठीक, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद स्थायी रूप से गाँव बसा, खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए और गांव के स्थान पर अब मानव स्थायी घर बना के रहने लगा। वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, लोगों के मरने के बाद उसका मृत संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों ने अपना जीवन स्थायी और सभ्य बना लिया। ठीक, इस तरीके से ये भी आपका चैप्टर ख़त्म होता है।
अब ये जो 5वां चैप्टर है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा अगर हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इतिहास को इसको 3 पार्ट में लेके आएंगे। जिससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लगेगा और आप अच्छे से इसको नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो अगला पार्ट हम अध्याय 6 शुरू करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा ज़रूर।